हेलो गाइस। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में एग्जाम का सीजन शुरू हो चुका है। काफी सारे स्कूल सितंबर के स्टार्टिंग में पेपर ले रहे हैं, काफी सारे स्कूल सितंबर के बीच में और कुछ सितंबर के एंड में पेपर ले रहे हैं। कुछ स्कूल इसको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, कुछ स्कूल इसको मिड टर्म एग्जामिनेशन बोल रहे हैं। हर एक स्कूल अपने हिसाब से चैप्टर की वेटेज बनाने में लगा है। कोई स्कूल 50 नंबर का पेपर ले रहा है, कोई स्कूल 40 नंबर का पेपर ले रहा है, कोई स्कूल 80 नंबर का पेपर ले रहा है और काफी सारे स्कूल 100 नंबर के पेपर ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज लव कौशिक आज की क्लास में आपके बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड धाकड़ लेवल के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि कौन से चैप्टर से आपको कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी। जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं ना, वो तैयारी में लग जाओ इन टॉपिक्स के हिसाब से और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मुझे कौन से चैप्टर से अब आपकी स्टार्टिंग करनी चाहिए। यानी अब इस वीडियो के बाद 12वीं क्लास के बच्चों के लिए मैं कौन सा चैप्टर लेकर आऊं। बेसिकली दोस्तों, यहां पर कितने घंटे का पेपर होगा ये भी तुम्हारा स्कूल ही डिसाइड करेगा, लेकिन जो ये टॉपिक्स बताऊंगा ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़कर जाते ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर बात करूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे इस वाले पेपर में, तो सीबीएसई ने जो कहा है उसी तरीके से आएंगे। सीबीएसई ने बोला 3 कैटेगरी है क्वेश्चंस की। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसमें एबीसीडी की चॉइस होगी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मतलब वन लाइनर आंसर होता है इनका, यानी इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में खत्म हो जाएगा या फिर वन वर्ड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन छोटे छोटे एक एक नंबर के होते हैं। फिर शॉर्ट आंसर एसे, लॉन्ग आंसर एलए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की होगी, या इसको 4 वैरायटी बोल लो अगर इनको 2 बोल रहे हो तो। ठीक है, तो अब सीबीएसई जब सितंबर के लास्ट में या सितंबर के बीच में अपना एक सैंपल पेपर लॉन्च करेगी तो हम बताएंगे आपको सबसे पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसलिए भी क्योंकि आपसे कोई दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए तो नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकन है, उसको प्रेस भी कर देना। कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, तो वो सैंपल पेपर बताएगा कि कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे और कितने शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले काफी सारे स्कूल के अंदर पेपर हो चुके होंगे और काफी सारे स्कूल के अंदर पेपर सेट भी हो चुके हैं। तो इस चक्कर में मत रहना कि जब सैंपल पेपर आएगा तब उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी जो तुम्हारे स्कूल वाले प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं प्लीज उस पर फोकस करो, क्योंकि इन एग्जाम को दोगे तो आपको प्री बोर्ड का आइडिया होगा कि प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म करोगे। फिर प्री बोर्ड वाले पेपर दोगे तो फिर आइडिया होगा कि आपको बोर्ड में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। तो पेपर देने बहुत जरूरी है, ये मत सोचना कि पेपर हल्के हैं, पेपर की तैयारी जरूर करो। समझ रहे हो? तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताता हूं। फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर है बिजनेस स्टडीज की। सेकंड बुक के अंदर वैसे 5 चैप्टर है एनसीईआरटी में, लेकिन 4 करने हैं आपको, लास्ट वाला एंटरप्रेन्योरशिप वाला करना नहीं होता। टोटल मिला के 12 चैप्टर है। किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। सुभाष डे, पूनम गांधी, दोनों बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। कोई एक्स्ट्रा सैंपल पेपर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन्हीं से काम चल जाएगा। सैंपल पेपर आएगा तो सीबीएसई वाला आएगा, बस उस पर फोकस रखना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरे चैप्टर का कंटेंट लिखा हुआ है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। कोऑर्डिनेशन में भी उसका नेचर बेसिकली, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अगर क्वेश्चन लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आएगा तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल का दूसरा नाम सुपरवाइजरी लेवल भी होता है। यहां से ना एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, मतलब कोई भी पोस्ट या डेजिग्नेशन का आपको नाम देगा और पूछेगा बताओ कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लाई करता है, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। अगर उसने बोल दिया मान लो सुपरिंटेंडेंट कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बिलोंग करता है, तो सुपरिंटेंडेंट दोस्तों लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशल चीज बताऊंगा, अगर उसने पूछ लिया प्लांट सुपरिंटेंडेंट कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, तो प्लांट सुपरिंटेंडेंट बहुत स्पेशल केस है, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बिलोंग करता है, जहां पर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं। टॉपिक डिस्कस करने खैर नहीं बैठा, आपको अलग चीज बताने बैठा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बिल्कुल मत छोड़ के जाए। अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर सेट बन रहे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सभी स्कूल्स में नहीं बन रहे, अगर तुम्हारे स्कूल में सेट वाइज पेपर आएगा तो बताओ जरा, मुझे आइडिया लगेगा कौन से स्कूल में बन रहे हैं। स्कूल का नाम भी लिखना। जब सेट बन रहे हैं तो उस स्कूल के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। कैसे? मैनेजमेंट के नेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। कैसे है? वो आर्ट वाला एक सेट में आएगा, प्रोफेशन वाला दूसरे सेट में आएगा और साइंस वाला तीसरे सेट में आएगा। अब कमेंट मुझसे पूछ लो कि क्या करनी होती है। हाँ, मैनेजमेंट आर्ट है, बिल्कुल है। साइंस है, साइंस के बारे में बोलते हैं मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है या फिर इनएग्जैक्ट साइंस है। फिर प्रोफेशन है,
तो प्रोफेशन के बारे में मना कर देते हैं। मैनेजमेंट एक फुली फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वेरी सून इट इज गोइंग टू बी अ प्रोफेशन। खैर वो कंटेंट है, कंटेंट की बात नहीं कर रहा। तो आपके लिए मैंने यहां पर कोऑर्डिनेशन पे मोहर लगा दी है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और तीसरे नंबर पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, छोटा क्वेश्चन बोलोगे तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में अंतर आ सकता है। ये आपको एग्जांपल दे देगा एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है। यही सुन लो, एक काम को टाइम पे पूरा किया तो आप इफेक्टिव हो, एक काम को सस्ते में पूरा किया तो आप एफिशिएंट भी हो। तो एफिशिएंट का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को पूरा करना कम से कम खर्चों में, यानी विदाउट वेस्टेज। और इफेक्टिव होने का मतलब होता है काम को पूरा करना टाइम पर, मतलब जितना टाइम दिया है उतने टाइम में पूरा कर लो। और जरूरी क्या है, इफेक्टिव होना जरूरी है एफिशिएंट? देखो, इफेक्टिव हो तो काम टाइम पे कर रहे हो, एफिशिएंट हो तो कम से कम खर्चे में काम कर रहे हो। तो दोनों ही होने जरूरी हैं। टाइम पे काम होना जरूरी है, कम से कम खर्चों में होना भी जरूरी है। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, ध्यान देना उस चीज पे। ठीक है जी, अगले चैप्टर पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन कैसे आता है? यहां पर आपको जनरली एक केस दिया होता है, उस केस के अंदर पहला ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन बता रहा हूं, आजकल जो क्वेश्चन चल रहे हैं उस हिसाब से एक केस स्टडी दी होगी या फिर कुछ 3-4 लाइनें दी होंगी। उस लाइन में पूछा होगा कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऊपर इस्तेमाल किया गया है, या फिर यह बोला गया होगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ऊपर जो लाइनें हैं उसमें उल्लंघन किया है। उल्लंघन को बोलते हैं वायलेशन। तो कौन सा यूज हो रहा है वो पूछ लेगा, या किसका उल्लंघन हो रहा है वो पूछ लेगा। फिर उसके बाद पूछेगा इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 2 पॉजिटिव पॉइंट बताओ, 2 नेगेटिव पॉइंट बताओ, या 1 नेगेटिव पॉइंट बताओ, 1 पॉजिटिव पॉइंट बताओ, कुछ भी उसके बाद पूछेगा। ठीक है, ऐसा 14 के 14 प्रिंसिपल है, उसके बारे में बता रहा हूं। और 4 प्रिंसिपल टेलर के हैं, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में बोल रहा हूं। अब यूनिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से बताऊं जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। 1 नंबर में आ जाएगा मेंटल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक छोड़कर नहीं जाना। और अब दिल से कॉन्सेप्ट बताता हूं। भाई टेलर ने कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी है, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पहले नंबर पे पीस वेज रेट सिस्टम, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। दूसरे नंबर पे फंक्शनल फॉरमैनशिप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के 2 हैं, पीस वेज रेट सिस्टम न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, फंक्शनल फॉरमैनशिप डायग्राम के साथ। बाकी सब करना है, मतलब मैं धाकड़ लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, 3rd नंबर पे आ जाओ, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में यानी इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं और यूनिक चीज भी बता रहा हूं जो लोग छोड़कर जाते हैं, ध्यान में नहीं रहती, तुम्हें नहीं छोड़ के जाने। ठीक है, अब इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो सरकार ने 1991 ईयर के अंदर पॉलिसी चेंज करी थी, एलपीजी पॉलिसी बनाई थी ना, उसकी डिस्क्रिप्शन मत करो, पेपर में नहीं आएगी। लेकिन उस पॉलिसी की वजह से इंडिया के बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे फर्क क्या पड़ा था? ऑलराउंड कंपटीशन हो गया था, कस्टमर मोर डिमांडिंग हो गए थे, ऐसे। ठीक है, वो पॉइंट्स एनसीईआरटी से करो या किसी बुक से करो, वो पॉइंट्स करने जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन वीवीआईपी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इसके बाद आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के भाई फीचर्स, इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस। डायमेंशन आपको याद करने तो मेरे पास एक तरीका है, आप बोलो लव सर का लव स्टेप है, एल स्टेप, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन है। एल का मतलब लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 5 ही होते हैं। ठीक है, अब यहां पर स्पेशल क्वेश्चन क्या आएगा? यहां पर जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस का क्वेश्चन आ सकता है। लोग इसको अवॉइड करके जा सकते हैं, भाई अवॉइड नहीं करना है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा, जनरल और स्पेसिफिक फोर्स का। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये, 4 ही करके जाओ, 5वां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 भी नहीं हो रहे तो पहले ये जरूर करके जाओ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर क्या आ सकता है? यहां पर आपसे एग्जाम्पल खुद दे देगा वो और पूछेगा कि कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कौन सा डायमेंशन है, 5 में से किसी एक के बारे में पूछ लेगा। मान लो बोल रहा है स्कूल के अंदर ठंडा पानी पीने की वाटर प्यूरिफायर की बढ़िया मशीन लगी है, तो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट यहां पर बताया गया है? तो यहां से पता लग रहा है टेक्निकल, क्योंकि मशीन तो टेक्निकल काम है ना, वाटर प्यूरिफायर की मशीन लगी है तो बच्चों के लिए टेक्निकल चीज है ये। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना बहुत जरूरी है। तो गाइस अगला चैप्टर आपके सामने प्लानिंग। प्लानिंग 4थे नंबर का चैप्टर है। प्लानिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस ही रहने वाला है, प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पे आऊंगा,
यानी प्रोसेस और लिमिटेशन बिल्कुल मत छोड़ना, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। अब क्या है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, पांचों में से डायरेक्टिंग को छोड़ के सबके प्रोसेस गिवन है, और डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में मोटिवेशन का और कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी गिवन है। तो प्रोसेस कौन कौन से हैं? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, सिलेक्शन का, मोटिवेशन का, कम्युनिकेशन का और कंट्रोलिंग का। टोटल मिला के 7 प्रोसेस है फर्स्ट बुक में। इसमें से कम्युनिकेशन और मोटिवेशन का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन में एनकोडिंग, डिकोडिंग और नॉइज की डेफिनेशन कर लो, और उसका प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो 5 प्रोसेस जरूर करके जाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो सारे प्रोसेसों में है वो सिलेक्शन का प्रोसेस है। प्रोसेस से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में आएगा जरूर। प्रोसेस कोई भी हो, कैसा क्वेश्चन आ सकता है पता है? एक केस स्टडी गिवन होगी, पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें किसी के भी प्रोसेस के 2-1 स्टेप्स मेंशन होंगे। तो अब केस स्टडी के बाद पूछेगा बताओ इस केस स्टडी में कौन कौन से स्टेप्स गिवन है प्रोसेस के, चाहे प्लानिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, कुछ भी हो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा उसमें से ही बताओ कौन कौन से फंक्शंस और हैं आगे, ऐसे पूछेगा। तो भाई ये करना जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ प्लान की बात करूं तो 2 तरीके के टाइप्स ऑफ प्लान है। एक स्टैंडिंग प्लान अलग से है जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग होते हैं, और सिंगल यूज प्लान अलग से हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। और वैसे इनके अलग अलग एग्जांपल अगर बताऊं तो 8 एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें बजट भी है, पॉलिसी भी है, स्ट्रैटेजी भी है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? कोई भी एग्जांपल देगा और पूछेगा कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। टाइप ऑफ प्लान वो ये नहीं पूछेगा स्टैंडिंग है या सिंगल है, वो इन 8 में से एक पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव है या स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है या प्रोग्राम है या बजट है, कौन सा है आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन यहां से बनता है बेसिकली। आप बोलोगे सर फीचर इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो प्लानिंग का चैप्टर यहां पर इंपॉर्टेंट हुआ। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। अगला चैप्टर प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग है। फिर दोबारा बात करें तो यहां पर प्रोसेस ही रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, ये मत छोड़ के जाना। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल और इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरीके की होती है, एक होती है फंक्शनल और एक होती है डिविजनल। तो दोनों के बारे में करना है। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखो भाई, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके 2 मेरिट और 2 डिमेरिट बताओ 5 नंबर में। डिविजनल क्या होता है, उसके 2 मेरिट 2 डिमेरिट बताओ 5 नंबर में। या फिर एक केस स्टडी मिल जाएगी, उसमें बोल रखा होगा एक कंपनी बैग बनाती है, तो बताओ वो फंक्शनल है या डिविजनल है। तो एक चीज बना दी है तो फंक्शनल है, एक से ज्यादा बना रही है तो डिविजनल है। फिर जो भी है उसका नाम बताओगे, फिर नीचे एक और क्वेश्चन पूछा होगा, 2 इसकी मेरिट बताओ, 2 इसकी डिमेरिट्स बताओ। तो ये स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है पूछने का आजकल, ठीक है दोस्तों। फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन के 3 कंपोनेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तीनों में डिफरेंस। हालांकि है तो यहाँ पर फीचर्स वगैरह, मतलब बहुत सारा तामझाम इस चैप्टर के अंदर गिवन है। प्रेफरेंस वाइज बताऊं तो प्रोसेस कर लो, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस कर लो, और फंक्शनल डिविजनल में डिफरेंस कर लो, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में आ जा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे चैप्टर है स्टाफिंग का, एम्प्लॉइज की भर्ती कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोसेस सिलेक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद बात करें तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग करके जाना। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आएगा। ट्रेनिंग के जो मेथड्स है उससे ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और यहां पर ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, दोनों को है, तो दोनों के लिए आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। फिर रिक्रूटमेंट के सोर्सेज आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स आ जाता है, उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। स्टाइल वाला क्वेश्चन आजकल ये चल रहा है, केस स्टडी गिवन होगी, उसमें पूछेगा कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, फिर पूछेगा कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसके 2 एडवांटेज बताओ, 2 डिसएडवांटेज बताओ। ये तरीका चला हुआ है आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन। 7th चैप्टर दोस्तों डायरेक्टिंग चैप्टर है। डायरेक्टिंग चैप्टर बड़ा चैप्टर है, आप इसको माइंड मैप बना के याद कर लो। कैसे? डायरेक्टिंग चैप्टर के 2 टुकड़े कर दो, कहो कि एक तो मुझे बेसिक्स करने हैं डायरेक्टिंग के, और एक मुझे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स करने हैं। दोस्तों डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है, एक सुपरविजन, फिर लीडरशिप, फिर मोटिवेशन, फिर कम्युनिकेशन। एक एक करके चारों को सेपरेट कर लेना, दिमाग में क्लासिफिकेशन रहेगी, कुछ भीड़ खलबली नहीं मचेगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और बेसिक्स में करनी है डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, फिर उसकी फीचर्स, और फिर उसकी इंपॉर्टेंस। डायरेक्टिंग को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा यूनिक चीज मैं आपको बताने वाला था, ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से आप, जो ये था ऑर्गेनाइजिंग वाले पे आते हैं भाई, यहां से आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मत छोड़ना। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, इसको लोग भूल जाते हैं।
एक सीनियर के अंडर में कितने जूनियर काम करते हैं? मान लो ये सीनियर है, इसके अंडर में 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 5 है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर अ सुपीरियर, कि एक बड़े ओहदे वाले बंदे के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो बड़े लोग आपस में बात करते हैं ना, मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 500 लोगों का है, इसका मतलब मेरे अंडर में 500 लोग काम करते हैं। समझे? ये लैंग्वेज है। और स्टाफिंग के अंदर, स्टाफिंग के प्रोसेस में पहला स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके अंदर वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस मत छोड़ के जाना, ये अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक कंपनी में कितने बंदे काम कर रहे हैं उसको वर्कफोर्स एनालिसिस बोलते हैं, कितने की और जरूरत है उसको वर्कलोड एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है जी। और जब पढ़ाऊंगा तब आसानी से बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन से चैप्टर से मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। ठीक है जी। तो ऐसे करके इसको याद करो। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, दूसरे पे मास्लो की थ्योरी, तीसरे पे कम्युनिकेशन बैरियर, वो भी स्पेशली सिमेंटिक। 4 कम्युनिकेशन बैरियर होती है ना, सिमेंटिक वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फिर सुपरविजन की इंपॉर्टेंस, उसके बाद डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस आती है। 5 क्वेश्चन यहां से बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, तो ध्यान रखना। लास्ट चैप्टर आपका कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में मरे मरे 3 क्वेश्चन है। एक तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस, एक कंट्रोलिंग की लिमिटेशन, एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। ये तीनों ही कर जाओ, एक तो पक्का ही आएगा। समझ रहे हो? और कंट्रोलिंग के प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट है जो लोग भूल जाते हैं, मतलब करना। यहां पर बोलते हैं अगर तुम सब कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है ना, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, क्लैरिटी ले लो, क्योंकि जब प्री बोर्ड आएंगे तब जो चीजें बच जाएंगी वो कर लेना। तो यहां पर कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में बोलते हैं, टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बोलता है इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग देन इट विल एंड अप विद नथिंग। अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी शुरुआत में मैंने मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इसको करके चले जाओ। जिनसे नहीं हो रहा, जो सब कुछ कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा उनके बारे में बात कर रहा हूं। फिर प्री बोर्ड आएंगे तब इनके अलावा जो टॉपिक्स बचेंगे वो करके चले जाना। ठीक है? एक तरीका होता है पेपर की तैयारी करने का। अब तुम एक चैप्टर के पीछे पड़ जाओगे तो मैं कह रहा हूं बहुत दिनों में एक चैप्टर होगा और फिर उस चैप्टर को करने के चक्कर में दूसरा नहीं कर पाओगे। समझे? फिर इसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है। ये बोलता है फोकसिंग ऑन की रिजल्ट एरिया, KRA। ठीक है? ये 2 टॉपिक जरूर करके जाने हैं। एनालाइजिंग डेविएशन 4th नंबर का स्टेप है। खैर मैं क्या आपको बता रहा हूं अभी, मुझे लग रहा है ये मैं सारी वीडियो ही इस पर्पस से बनाई है कि मुझे लग रहा है कि आपने ये चैप्टर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से किसी भी सोर्स से पढ़ रखे होंगे, तो इसलिए बीच बीच के टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब मैं इसको करा रहा हूं, कराऊंगा, तब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक तो ये बता दो कि कौन सा चैप्टर तुम्हें अभी इसके इमीडिएट बाद चाहिए इस क्लास के बाद, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूं और आपकी सारी जरूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूं। और मुझे लगता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, टोटल मिला के तुम्हारी बुक में 12 चैप्टर हैं, तो 12 के 12 तो नहीं आएंगे हाफ ईयरली में, इसलिए मैंने 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर, 8 चैप्टर तक का ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगली बुक के 4 चैप्टर बच गए है, तो वैसे 13, लास्ट वाला जो 13 चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, वो कोर्स में नहीं आता, कंज्यूमर प्रोडक्शन तक है कोर्स में। तो अगर आप चाहते हो, मतलब किसी किसी स्कूल के अंदर सेकंड बुक के चैप्टर भी आ रहे होंगे, अगर तुम्हारे स्कूल में सेकंड बुक के चैप्टर आ रहे हैं तो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहां पे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग लो। ठीक है ना? वहां मैं बता दूंगा। या फिर ज्यादा बच्चों की कमेंट आई कि सेकंड बुक भी आ रही है, तो मैं मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन उससे रिलेटेड शुरू कर दूंगा। तो वो चीज कर दूंगा, तुम्हारी डिमांड पे डिपेंड करता है, वो डिमांड मुझे तुम्हारी कमेंट से पता लगती है। समझे? तो दोस्तों जैसे भी जो भी मैनेजमेंट करनी है वो आप बताएंगे, मैं आपके डिमांड के हिसाब से सप्लाई करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।